नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पार्ट 5 फॉर सीपीसीबी रिक्रूटमेंट एग्जाम साइंटिस्ट बी एनवायरमेंटल साइंसेज। पार्ट 1, 2, 3 और 4 मैं पहले ही बना चुकी हूं, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 41. Ocean water contains a mix of isotopes of hydrogen and oxygen. We all know that isotopes are atoms of the same element which have same atomic number but different atomic weights. ठीक है? Because they have different number of neutrons in their nuclei. So heavier water containing O18 or deuterium H2 or D evaporates less readily than the light water. Clearly heavy है तो देर से evaporate होगा. Thus heavy isotopes get left behind progressively when water vapor from ocean travels towards poles. तो जब ओशन से वाटर वेपर पोल्स की तरफ जाता है तो हैवी वाटर जो है वो पीछे रह जाता है क्योंकि जल्दी एवापोरेट नहीं होता है. That means snow falling over Arctic and Antarctic will have lower concentration of deuterium and O18 than that of sea water. इसका मतलब जब आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन में या सर्कल में जब गिरता है स्नो तो उसमें हैवी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. The heavy water also condenses more quickly than light water. और जो हैवी वाटर है वो आसानी से कंडेंस हो जाता है लाइट वाटर के मुकाबले, क्योंकि भारी है तो तुरंत इकट्ठा होकर कंडेंस हो जाता है. Thus, separation of light isotopes from the heavier ones is temperature dependent in the water cycle. Clearly, क्योंकि जब लाइट आइसोटोप और हैवी आइसोटोप है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर लाइट आइसोटोप है तो वो देर से कंडेंस होगा, मतलब उसके लिए टेम्परेचर को ज्यादा नीचे आना होगा, जबकि हैवी आइसोटोप है वो थोड़ा गर्म भी है तभी कंडेंस हो जाता है. लेकिन इवेपोरेशन के केस में हैवी आइसोटोप जो है वो देर से इवेपोरेट होता है, लेकिन लाइट आइसोटोप जो है तुरंत इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है? Based on the above, consider the following statement. A. The relative H2 and H1 ratio and O18 and O16 ratios found in glaciers and ice sheets decrease during colder years and increase during warmer years. तो H1 और ये जो इसका रेशियो है H का, ये ज्यादा तब होगा जब H2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और इसका रेशियो ज्यादा तब होगा जब O18 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. तो कह रहा है कि डिक्रीज ड्यूरिंग कोल्डर ईयर एंड इंक्रीज ड्यूरिंग वार्मर ईयर. तो जब ईयर्स वार्म होगा तो H2 जो है ज्यादा इवेपोरेट होगा, तो क्लियरली H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और O18 का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हैवी वाटर इवेपोरेट ज्यादा होगा. और गर्म मौसम है, जल्दी से हैवी वाटर कंडेंस भी हो जाएगा. तो हर हाल में जब मौसम गर्म होगा तो हैवी वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा. द कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स ऑफ मराइन ऑर्गेनिजम्स formed from sea water will have higher O18-16 ratio during colder years. और ठंडे के मौसम में जो है O18 का रेशियो ज्यादा होगा मरीन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में. ठीक है? क्योंकि वो इवापोरेट नहीं होगा. The H2, H1 and O18, O16 ratio found in glaciers and ice sheets increases during colder years and decreases during winter. ये गलत है, क्योंकि H2 और O18 जो हैवी वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दोनों ही कोल्ड ईयर में कम होगा, और इसीलिए कोल्ड ईयर में जो है रेशियो भी कम होगा. और जो वार्म ईयर है उसमें H1 और O16 जो कि लाइट वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम होगा, तो रेशियो घटेगा. तो ये गलत है. स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. The calcium carbonate shells of marine organisms formed from sea water will have a lower O18, O16 ratio during colder years. तो ये भी सही नहीं है. ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 is correct but 4 is wrong clearly, and B 2 is correct but 3 is wrong. तो ये भी सही है. A सही है और B सही है, और CPCB ने भी इसका यही आंसर दिया है. थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है. As per the National Ambient Air Quality Standards, which one or more of the following options are correct in reference to particulate matter as air pollutants in ambient air? PM10 refers to particulate matter with sizes less than 10 micrometers. No, PM10 refers to particulate matter with sizes equal to or less than 10 micrometer. तो ये गलत है. PM 2.5 refers to particulate matter with sizes less than 10 micrometer. ठीक है? ये भी गलत है. C. Units of PM10 and PM 2.5 concentrations are microgram per meter cube. This is true.
एयर में जब भी कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में ही नापते हैं। दी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM10 इज हायर देन PM2.5। तो PM10 का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन है वो PM2.5 से ज्यादा है। सही है, क्योंकि PM10 का कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा ज्यादा भी होता है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन PM2.5 वो हार्मफुल है और उसका जो एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ही होता है, कि कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी वो ज्यादा हार्म करता है। सो PM2.5 being more harmful, its acceptable concentration is lower, but PM10 being a little less harmful, its acceptable concentration is higher. ठीक है। Question 43. An enzyme E catalyzes conversion to two substrates S1 and S2 into products P1 and P2 respectively, strictly obeying the Michaelis-Menten kinetics. The figure shows a plot derived from experimental data obtained from independent reactions of E enzyme with S1, substrate S1 and S2. ठीक है। V0 represents the initial velocity of the reaction, कि यहां से रिएक्शन का स्पीड क्या है। S represents molar concentration of the substrate, और S जो है यहाँ पर molar concentration of substrate है, और molar concentration of substrate ऐसे 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 है। ठीक है। Assuming all reaction mixtures used in experiments had S, that is molar concentration of substrate, greater than initial concentration of E, enzyme E, तो जो molar concentration of substrate है वो ज्यादा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो कम है। Which one or more of the following options are correct? Inferences from the plot. तो इसका सही उत्तर जो दिया है वैल्यू ऑफ M is 1। क्योंकि मैं खुद एंजाइमोलॉजी की एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती और मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती। मैं किसी से पूछ के और आपको फिर कभी बता सकती हूँ। या आप में से कोई जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। Question 44. pKa, that is rate constant, of the only reactive group in water-soluble compound X is 5.5. Deprotonated from X, that is X minus, is non-toxic. Protonated from X is toxic at concentrations of 10 millimole and above. HX is greater than or equal to 10 micromole. Which one of the more of the following options are correct? उनमें से कौन सा सही है? An aqueous solution with X is equal to 30 millimole, 30 millimole will be toxic at pH 5.5. तो सही है, क्योंकि 10 मिलीमोल से ऊपर है तो टॉक्सिक है, तो ये तो 30 मिलीमोल है तो टॉक्सिक ही होगा। An aqueous solution with X at 90 millimole will be non-toxic at pH 6.5. और CPCB के अकॉर्डिंग ये भी सही है, क्योंकि जब pH चेंज होता है तो जब प्रोटोनेशन का कैपेसिटी है वो चेंज होता है, तो और डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट रिएक्शन होता है, तो हो सकता है कि 6.5 पे वो टॉक्सिक ना। और एक्वस सोल्यूशन विद X 20 मिलीमोल विल बी नॉन टॉक्सिक एट pH 5.5, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर 20 मिलीमोल है और नॉन pH 5.5 पे तो टॉक्सिक होगा ही होगा, तो ये गलत है। C इज नॉट द करेक्ट आंसर। An aqueous solution with X is equal to 10 millimole will be non-toxic at any pH. और यहाँ पर 10 मिलीमोल इक्वल टू ग्रेटर देन 10 मिलीमोल है, तो ये CPCB के अकॉर्डिंग सही उत्तर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, पर मैं कोई भी इंसान इस पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रही, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे कोई ना कोई स्टूडेंट्स इस पर एक्सपर्ट होंगे, तो आप अपनी राय जरूर दें। प्लीज 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 आप राय दीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए। The German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, number of species S, also referred to as species richness, increased with increasing explored area, A in square units, but only up to a limit. कि एक एरिया में जैसे जैसे आप उस एरिया की तरफ एरिया में का लिमिट बढ़ाते जाएंगे स्क्वायर यूनिट्स में, जैसे 5 स्क्वायर यूनिट से 10 स्क्वायर यूनिट से 15 स्क्वायर यूनिट, तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट पर जाकर जो स्पीशीज रिचनेस है वो सैचुरेट हो जाता है कि अब और नई स्पीशीज नहीं मिलेंगी, नया एरिया एक्सप्लोर करने के बावजूद भी इतनी ही स्पीशीज है। ठीक है। द फिगर शोज स्पीशीज रिचनेस इन 2 डिफरेंट रीजन्स। डैश्ड लाइन कैन बी अज्यूम्ड टू बी बर्ड्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इंडिया। Solid straight line can be assumed to be the birds in the tropics, tropical forests of different continents. ठीक है।
For interpretation, the arrow shows the y-axis intersects the x-axis when A is 1. मतलब एरिया जो है 1 स्क्वायर यूनिट है. Based on the above figure, which one of the more of the following options is correct? Question number 45. S is equal to species richness is equal to C A to the power Z, where C and Z are fitted parameters. तो species richness होगा एरिया का, डिपेंड करेगा एरिया पे, जहाँ पे C एक कांस्टेंट होगा और Z जो है वो पावर होगा. तो ए तो सही है, इसका फॉर्मूला यही होता है. बी, स्पीशीज रिचनेस S इज इक्वल टू CZA. ये सही नहीं होगा क्योंकि दोनों में से एक ही फॉर्मूला सही हो सकता है, तो ये तो सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए. ठीक है. क्वेश्चन सी, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एक्सपेक्टेड और दैट कैन बी प्रेडिक्टेड इन 1 स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ पंजाब एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इज द सेम. कि जो स्पीशीज रिचनेस है पंजाब की और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वो सेम है. तो ये कैसे सेम है, ये इस ग्राफ को इंटरप्रेट करके पता चलता है, और सीपीसीबी के अकॉर्डिंग ये आंसर भी सही है. बायोडाइवर्सिटी स्टडी शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड ए इज हाइपरबोलिक. ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि एस मतलब स्पीशीज रिचनेस और ए मतलब एरिया, और स्पीशीज रिचनेस और एरिया का जो कर्व है वो हाइपरबोलिक ही होता है क्योंकि एक लेवल तक स्पीशीज रिचनेस एरिया के साथ इंक्रीज करती है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है और फिर डिक्रीज भी कर सकती है. ठीक. तो इस तरह से स्पीशीज रिचनेस है, और ये एरिया जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीशीज रिचनेस बढ़ता है, और एक टाइम पर जाके कांस्टेंट हो जाता है. सॉरी मैंने डिक्रीज कहा था, डिक्रीज नहीं, एक टाइम पर जाके कांस्टेंट हो जाता है, और यही हाइपरबोलिक कर्व होता है. ठीक है. तो ये ऑप्शन डी भी सही है. अब बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 46. द फॉलोइंग वर रिपोर्टेड एज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सम एयर पोल्यूटेंट्स इन एम्बिएंट एयर. आर्सेनिक इज इक्वल टू 4 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब. Carbon monoxide is equal to 2 milligram per meter cube. Lead is equal to 0.5 microgram per meter cube. Which one or more of the following options is correct based on above information? Carbon monoxide is equal to 4000 into lead concentration in liter of ambient air. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और लेड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5. ठीक है. तो अगर हम आपको कैलकुलेशन दिखाएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है 2 मिलीग्राम इज इक्वल टू 4123 इंटू लेड है 0.5. ठीक है. तो 2 इज इक्वल टू 5 4 20 और 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर एक डॉट होगा और ये होगा माइक्रोग्राम. और ये जो है क्योंकि जो लेड का कॉन्सेंट्रेशन है वो माइक्रोग्राम में है, 0.5 ये माइक्रोग्राम है. तो इसको जब, और ये मिलीग्राम है. ठीक है. तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, तो 3 बिंदु कट जाएगा, 3 बिंदु तो 2, तो 2 रह जाएगा. ठीक है. तो ए तो सही है. ठीक है. यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह बच्चे यूनिट्स में गलती करते हैं. और यहाँ पर लीटर लिखा है. ठीक है. और यहाँ पे माइक्रो मीटर पर मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम है. दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की ही बात की गई है, तो कट कुट के भी फिर वही आता ही है. तो लीटर में कहीं माइक्रोग्राम में हमें रेशियो निकालना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू. तो रेशियो यही है. ठीक है. तो ए इज करेक्ट, ए सही है. ठीक है. सिमिलरली बी ऐसे ही, आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन है, आर्सेनिक का कितना है, आर्सेनिक का, और कार्बन मोनोऑक्साइड का है मिलीग्राम में. ठीक है. तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ऐसे ही दो मिलीग्राम का मतलब होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम. ठीक है. तो ये भी इस तरह से सही आंसर आता है, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी सही होगा. अब बात रही सी क्या कह रहा है. लेड इज इक्वल टू 125 ऑफ आर्सेनिक इन 1000 लीटर्स ऑफ एम्बिएंट एयर. ठीक है. 1000 लीटर्स ऑफ एम्बिएंट एयर. तो लेड का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और आर्सेनिक का है 4 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सी भी आपका सही आएगा. तो सी भी सही होगा कैलकुलेशन में. ठीक है. पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 5 यूनिट 10 100,000.
50,000 आर्सेनिक इन 2 liters ऑफ एम्बिएंट एयर। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट होगा, और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर सही नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं है, ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, और ये जब माइक्रोग्राम लीटर वगैरह कैलकुलेशन है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं एक वीडियो बनाया था मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट सिंपली क्योंकि अगर जब भी आपको कोई रेशियो निकालना होता है और दोनों तरफ का सिर्फ रेशियो निकालना, यूनिट सेम है, तो फिर उसको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेंस, we all know methanogens are methane producing bacteria and sulfate producing bacteria, SRB, utilize acetic acid as common substrate in an anaerobic digester. The dominance of methanogens over SRB in the anaerobic digester can be achieved by one or more of the following options: maintaining very low COD by PO4 3 ratio. तो फॉस्फेट का यहाँ कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम सल्फेट की बात कर रहे हैं। मेंटेनिंग वेरी लो COD and SO4 रेशियो, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं द डोमिनेंस ऑफ मिथेनोजेंस ओवर सल्फेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो मिथेनोजेंस तब डोमिनेट करेंगे जब उनके लिए सबस्ट्रेट ज्यादा होगा, और सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी में जनरली कार्बोनेशियस मैटर होता है। तो सीओडी मतलब कार्बोनेशियस मैटर को हमको हाई करना पड़ेगा, तो सल्फेट को कम करना पड़ेगा। अगर सल्फेट हाई हो गया तो रेशियो बहुत कम हो जाएगा, तो लो रेशियो का मतलब सल्फेट हाई, तब तो एसआरबी सल्फेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रेडोमिनेट करेगा, तो बी भी सही नहीं होगा। मेंटेनिंग वेरी हाई सीओडी बाय सल्फेट रेशियो, ये सही होगा, क्योंकि जब हम हाई रेशियो मेंटेन करेंगे इसका मतलब सल्फेट का प्रोपोर्शन कम होगा और सीओडी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मोस्टली कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो इसलिए हम इसको भी हाई करेंगे, और सीओडी में ज्यादा होगा तो फिर मिथेनोजेनेसिस ज्यादा होगा और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेडोमिनेट करेंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और मेंटेनिंग वेरी हाई सीओडी बाय फॉस्फेट रेशियो, फॉस्फेट का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी। In order to understand CO2 sequestration, it is vital to know the physical phases in which it exists under various pressure and temperature conditions. This information can be obtained from the phase diagram of pure CO2. Based on this phase diagram given below, which one or more of the following options are correct? CO2 at atmospheric pressure sublimates to dry ice. ये सही है, जब atmospheric pressure पे होता है तो CO2 directly ड्राई आइस पे सब्लिमेट हो जाता है, मतलब ड्राई आइस सॉलिड से बिल्कुल गैस हो जाता है। हालांकि जो लिखा है जिस तरह से वो गलत लिखा है, लिखा होना चाहिए CO2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्लिमेट्स फ्रॉम ड्राई आइस होना चाहिए, ना कि टू ड्राई आइस होना चाहिए। यहाँ पर जो टू वर्ड लिखा हुआ है इसको फ्रॉम लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। एनीवेज 48, CO2 can be liquefied at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 बार। इसको मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। तो जब 100 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है, और रूम टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। CO2 कैन बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एट 100 बार। तो क्लियरली जब 1000 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है तो 25 डिग्री पे CO2 लिक्विड ही है, सो बी भी सही उत्तर है, बी इज करेक्ट। CO2 can be liquefied by cooling it down to -100 degree Celsius at atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ 1 बार है, ठीक है, और इट कैन बी कूल डाउन बाय कूलिंग इट डाउन टू -100 डिग्री सेल्सियस, तो -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, और इस पर ये CO2 जो है वो सॉलिड है, तो सी तो सही नहीं है। एट क्रिटिकल पॉइंट CO2 exists in an equilibrium of solid, liquid and vapor phase. No. At triple point CO2 exists in an equilibrium of solid, liquid and vapor phases. तो B सही है, और A को भी CPCB ने सही बताया है, लेकिन सप्लीमेट्स टू ड्राई आइस की जगह सप्लीमेट्स फ्रॉम ड्राई आइस होना चाहिए, तो ये सही है। A भी सही होता है ऐसे, और B भी सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 49 की तरफ। The COD value in milligram per liter rounded off to nearest integer exerted by a solution containing 50 milligram per liter of glucose. ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आएंगे, तो इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से।
अभी देखिए, जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एक रिएक्शन होता है जो कि ऐसे है कुछ, C6H12O6 प्लस 6O2 is equal to 6CO2 प्लस 6H2O। रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के मद्देनजर अगर आप सबका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो 15 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज विल रिक्वायर 192 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 15 इज इक्वल टू 16 मिलीग्राम ऑफ O2। और यही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। वो सिंपली जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला है वो आपको पता है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और जितना भी आपको कहा जाए कितना ग्लूकोज हमने डाला है तो 192 डिवाइडेड बाय 180 इंटू उतना, यहाँ 15 मिलीग्राम था, हमने 15 को इंटू किया और आंसर होगा 16, ठीक है। तो यही सिंपल आंसर है। और यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, a wastewater sample has BOD5 of 220 milligram per liter at 20 degrees Celsius. The BOD reaction rate constant is 0.23 per day. The value of 1 day BOD at 20 degrees Celsius in milligram per liter is dash. Given log 10 to the power E is equal to 2.3 and BOD is calculated using natural log function. So let's do this right now. इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, Y5 यानी कि BOD5 इज इक्वल टू LO यानी कि अल्टीमेट BOD in bracket 1 minus e to the power minus kt, where t is time in days. LO is equal to Y5, that is BOD5, divided by L minus e to the power minus kt, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप समझ रहे हैं, यहां से नीचे आ गया। अब अल्टीमेट BOD क्या होगा? अल्टीमेट BOD होता है 20 डे BOD, ठीक है। 20 दिन के बाद क्या होगा BOD? तो अब Y5 की वैल्यू BOD5 की वैल्यू दी हुई है 220 मिलीग्राम पर लीटर, और डिवाइडेड बाई होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के की वैल्यू दी हुई है 0.23 और इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 321.94 मिलीग्राम पर लीटर। ये अल्टीमेट BOD है जो 20 दिन बाद मिलेगा। अब आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले को अब हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो पहले हम Y5 हमें पता था, अब हमें Y1 निकालना है कि BOD1 क्या होगा। तो BOD1 इज इक्वल टू LO मतलब अल्टीमेट BOD इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, और यहाँ T अब हो जाएगा 1 क्योंकि एक ही दिन का BOD निकालना है, ठीक है। तो LO तो हमने निकाल लिया 321.94 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के का वैल्यू दिया हुआ है इंटू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो दी हुई है ई टू द पावर माइनस 23 की वैल्यू दी हुई थी, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 66.15। तो बेसिकली जो ये LO इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT का जो फॉर्मूला है जो आप पहले से जानते हैं उसको 2 बार अप्लाई करना है। पहले आपको BOD5 पता है और आपको अल्टीमेट BOD निकालना है। अब आपको अल्टीमेट BOD पता है, यहाँ पर अल्टीमेट BOD पता है, और आपको BOD का 1 डे का निकालना है। तो यहाँ T की वैल्यू बस बदलेगी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स और डिसएग्रीमेंट्स या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं या UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, उसमें आपके लिए बहुत सारे यूजफुल टेस्ट और लेक्चर्स हैं। थैंक यू, जय हिंद।